आपसे कह रही कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव भय नहीं होता है, क्रोध नहीं होता है, साथों उत्साह होता है। तो उत्साह अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन के लिए होता है? तो इनमें से साथियों जो दर्शन शब्द है ना साथियों, दर्शन शब्द इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन के लिए होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से रेखांकित पद की वर्तनी शुद्ध आपको यहाँ पर साथियों करना है। वह बहुत ईर्ष्यालु औरत है। तो ईर्ष्यालु इसमें साथियों गलत लिखा हुआ है, सही कैसे लिखा जाता है? वह बहुत ईर्ष्यालु औरत है। ऐसे ऐसे तो नहीं लिखा जाता है साथियों, ऐसे भी नहीं, और मैं कहूंगा ऐसे भी नहीं, ऐसे लिखा जाता है। यानी कि आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल अब आप लोग देख लीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसको क्या कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, आप लोग देखकर मुझे बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। देखिए साथियों, उसको साथियों जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े तो उसको तो कर्म कहा जाएगा, तो कर्म आपका जवाब होना चाहिए। कारक के कितने भेद होते हैं? मैं कहूंगा कारक के साथियों 8 भेद होते हैं, तो 8 आपके सवाल का जवाब है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आपको बताना है निरामिष कैसे लिखा जाता है। तो जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ऐसे निरामिष लिखा जाता है। वज्रपाणी शब्द आपके एग्जाम में बहुत आता है, आपसे बार बार पूछा जाता है कि भैया ये बताइए वज्रपाणी की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसे साथियों, इसमें कौन सा समास है बताइए। चलिए, तो इसमें बहुब्रीही समास है साथियों, वज्रपाणी में बहुब्रीही समास है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रही है राधा गौर वर्ण की सुंदर महिला थी। वाक्य में प्रयुक्त वर्ण शब्द इनमें से किस अर्थ को व्यक्त करता है? तो राधा की अगर बात करते हैं साथियों, गौर वर्ण, वर्ण मतलब साथियों रंग यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रंग हो जाएगा, है ना। रंग आपके सवाल का जवाब होगा, सॉरी रंग होगा। रंग होगा, क्या होगा आपके सवाल का जवाब? फटाफट मुझे बताइए। चल रंग ही आपके सवाल का जवाब होगा, है ना। राधा का गोरा रंग की बात चल रही है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि विषम मात्रिक एवं संयुक्त छंद इसमें से कौन सा? ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा और कुंडली आपको बता देना है, क्योंकि विषम मात्रिक और संयुक्त छंद साथियों कुंडलिया छंद है। सही वर्तनी वाले शब्द के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा सुषमा कैसे लिखा जाता है? जैसे आपका कहां पर लिखा हुआ है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है साथियों, सुषमा बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है। अगला देखिए साथियों, कबीर दास की भाषा कौन सी है बताइए। कबीर दास की भाषा की अगर बात करें तो ये सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। सुधक्कड़ी जो है ये कबीर दास की। हिंदी वर्णमाला में ये जो आपको दिख रहा है ना साथियों, ये कैसे व्यंजन है? शा, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये सातों संयुक्त व्यंजन कहलाए जाते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, जो आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं कि सविता पढ़ना लिखना जानती है। यानी कि पढ़ना लिखना जानने के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको साक्षर कहेंगे, उसको स्वार्थी कहेंगे, उसको अनपढ़ या निरक्षर। तो उसको सातों साक्षर कहा जाएगा, जो पढ़ना लिखना जानता होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 शब्द आपको दिख रहे हैं, एक अली दिख रहा है और एक अली दिख रहा है। इन दोनों के मतलब आपको बताना है। देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको बड़ी की मात्रा दिख रही होगी बाद वाले अली में, और यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा दिख रही होगी, तो इस अली का मतलब होता है सखी। अब बचा ये वाला अली, इसका मतलब होता है भौरा। यानी कि आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर कहने कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई थी। ये क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं कहूंगा तीनों दिन में से किसी ना किसी शिफ्ट में आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि भैया नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई थी। तो 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी। यशोदा का संधि विच्छेद साथियों क्या हो सकता है? तो मैं कहूंगा यशोदा की अगर बात करते हैं, इसका संधि विच्छेद साथियों यशाधनदा हो जाएगा। और इसमें अगर मैं आपसे कहूं कौन सी संधि है, तो इसमें साथियों विसर्ग संधि है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि जो जन्म से अंधा हो, जो बंदा जन्म से अंधा हो, उसको क्या कहा जाएगा? उसको जन्मंध कहा जाएगा। जन्मंध आपके सवाल का जवाब होगा। अगला देखिए मैंने आम खा लिया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल, यानी कि ये कैसे काल वाला वाक्य है? मैंने आम खा लिया है, सामान्य भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है या अपूर्ण भूतकाल? देखिए जिन वाक्यों को पढ़कर हमें ऐसा होता लगता है कि अभी अभी काम पूरा हुआ है, तो वो आपके आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। यानी कि आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला देखिए पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? तो इसमें से अगर बात करते साथियों पशु की बात करें, देखिए अगर पशु शब्द आए तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन अगर किसी पशु का नाम आ जाए तो फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। उसके बाद देखिए कह रहे कि बिजली का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो बिजली के तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं। इन चारों में से अगर हम बात करते हैं तो जो दामिनी है साथियों, ये भी आपका बिजली का ही पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं? किसके नाम? समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, तिथियों के नाम। मैं कहूंगा समुद्रों के नाम जो होते हैं ये पुल्लिंग होते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो। उसके बाद देखिए कह रहे कि वह गाड़ी के पास सो रहा है, अनिश्चित अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करके इस वाक्य को पुनः लिखिए। देखिए वह यहां पर आया है तो ये निश्चित वाचक सर्वनाम हो गया। अगर हम यहाँ पर वह की जगह साथियों क्या लिख दें? कोई लिख दें, तो क्या हो जाएगा? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यानी कि कोई गाड़ी के पास सो रहा है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम से अनिश्चयवाचक सर्वनाम में बदल दिया। यानी कि आंसर आपके सवाल का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से विशेषण शब्द इसमें से कौन सा है साथियों? आप लोग मुझे बताइए। साथियों सुंदर, जैसे कि मैं कहूँ सुंदर स्त्री, तो स्त्री की विशेषता बताई साथियों सुंदर शब्द ने, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? मैं कहूंगा महावीर प्रसाद द्विवेदी की अगर बात करें तो यही सरस्वती पत्रिका के
संपादक थे। आग में घी डालना, इस मुहावरे का मतलब क्या है? मैं आपदा कराना, बीज बचाव करना, क्रोध बढ़ना। बिल्कुल साथियों, क्रोध बढ़ाने को कहा जाता है कि भाई साहब तुम तो आग में घी डालने का काम कर रहे हो। तो आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो रेखांकित शब्द होगा उसकी वर्तनी आपको बताना है सही है। देखिए रचिता गलत लिखा हुआ है। कैसे लिखा जाता है? रचिता ऐसे नहीं साथियों, रच और इता, यानी कि जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए वाले में है वैसे लिखा जाता है, बिल्कुल सही तरीके से। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, शीत का विलोम क्या हो सकता है? साथियों आप लोग मुझे बताइए, शीत का विलोम क्या हो सकता है? चलिए साथियों, शीत के विलोम की अगर हम बात करते हैं, कई बार मैंने आपको बताया और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उष्ण कहते हैं। और उष्ण का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? शीत हो जाएगा। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, पंक्ति में रस कौन सा है? देखिए वात्सल्य रस नहीं हो सकता, माँ बच्चे का प्यार नहीं है। भयानक रस भी नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि तू दीन दयाल, यानी कि तारीफ की जा रही है कि भाई तुम बहुत दयालु हो, दानी हो। तो वीर रस भी नहीं होगा, मैं कहूँगा यहाँ पर भक्ति रस हो जाएगा। तो भक्ति रस आपके सवाल का जवाब होगा। अगला देखिए साथियों, आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। मेरे पैर में एक कंठक चुभ गया है, तो कंठक को क्या कहा जाता है? कांटा कहा जाता है। तो यहाँ पर साथियों कांटा आप लोग लिख सकते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? तो अर्ध स्वर की अगर हम बात करते हैं, इसमें से जो या है ना, या साथियों ये आपका अर्ध स्वर कहलाया जाता है। तो अर्ध स्वर आपका जवाब होगा। अगले नंबर का सवाल देखिए, कह रही है दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताना है, यानी कि विष्णु का पर्यायवाची क्या हो सकता है? विष्णु का पर्यायवाची प्रणाली नहीं होता है, लीन नहीं होता है, कर्ण नहीं होता है, लक्ष्मीपति होता है। क्या होता है साथियों? लक्ष्मीपति होता है विष्णु का पर्यायवाची। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है? तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है? मोहन साइकिल चलाता है ना, ये तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। मोहन दूध पीता है, ये भी है। बालक दौड़ता है, श्यामा ढोलक बजाती है, तो ये भी है। मैं कहूंगा बालक दौड़ता है ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर साथियों आंसर आप सभी के आ रहे हैं, मानसी तोमर का, सुशांत चौहान का, रूपाली का, है ना, प्रतिभा का, ज्योति का, आर्या का, लकी का आंसर आ रहा है। सभी का आंसर यहाँ पर सातों बिल्कुल सही जा रहा है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, कामा यानी कि रचयिता कौन है? तो कामा यानी कि रचयिता कौन है? मैं कहूंगा जयशंकर प्रसाद ही सातों कामा यानी कि रचयिता है। अगला देखिए, आगामी शब्द का विलोम इनमें से क्या हो सकता है? तो आगामी का विलोम क्या अगम होता है, सुगम होता है, सुनामी होता है? नहीं साथियों, आगामी का विलोम विगत होता है। विगत आपके सवाल का जवाब हो जाए। रमा विद्यालय से घर जाती, इसमें कारक क्या है साथियों बताइए? यानी कि रमा विद्यालय से, पहली बात तो उससे आ गया, और रमा का विद्यालय से अलगाव हो रहा है, अलग हो रही है, तो यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। किस उद्योग को आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है? ये क्वेश्चन, लोहे और इस्पात के उद्योग को आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है। अगला देखिए, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय ये स्थित है, तो कहां पर स्थित है साथियों? रोम में स्थित है। रोम आपके सवाल का जवाब होगा। किस वेद को ब्रह्मा वेद के नाम से जाना जाता है? तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो सबसे नया वेद है अथर्ववेद, इस वेद को साथियों ब्रह्मा वेद के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य मैं कहूंगा अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश आपके सवाल का जवाब होगा। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? तो कहां पर किया गया था साथियों? लंदन में किया गया था। एक बार कमेंट में मुझे ये बताइए कि वो कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी के द्वारा साथियों भाग लिया गया था? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि कानपुर में है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी साथियों 1959 में। क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहां पर है? तो कानपुर में। स्थापना कब की गई थी साथियों? 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने नामित एंग्लो इंडियन सदस्य हैं? तो पता साथियों एक है, तो एक आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे साथियों? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा की अगर बात करें तो यही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कहलाए। और ये सवाल साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में, किसी ना किसी शिफ्ट में ये सवाल आपसे पूछा जरूर जाएगा। समझ गए? चलिए अगले नंबर का सवाल देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के नियम को लागू किया गया? तो आपको यहां पर मालूम होना चाहिए वो वर्ष 2010 का वर्ष था जिस वर्ष उत्तर प्रदेश में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के नियम को लागू किया गया था। अगला देखिए, टाइगर रिजर्व, काली टाइगर रिजर्व, ये कहां पर स्थित है? तो काली का से टाइगर, का से कर्नाटक, यानी कि काली टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक आपके सवाल का जवाब होगा। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कब की गई थी साथियों? 1964 में की गई थी। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना 1964 में की गई थी, बात आपको ध्यान रखना है। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के सारंगी वादक थे, या सरोद वादक थे, या सितार वादक थे, या तबला वादक थे? मैं तो कहूंगा कि पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के तबला वादक थे। तो ये तबला वादक आपके सवाल का जवाब होगा, यानी कि जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह प्रसिद्ध गायिका तीजन बाई निम्नलिखित में से किस लोक संगीत से संबंधित है? तो ये साथियों पंडवानी से संबंधित है। जो
तीजन बाई है ना, ये किससे संबंधित है? ये पंडवानी से। देखिए माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन सातु कौन होते हैं? तो कौन होते हैं सातु? जो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं वही माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कहलाए जाते हैं। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है इसका संबंध किससे है? तो क्या इसका संबंध अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान से है? केंद्र शासित प्रदेशों के नाम नहीं, केंद्र राज्य नहीं सातु, शपथ और अभिकथनों के प्रकार से तीसरी अनुसूची का संबंध है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। मुद्रास्फीति का वह मापन क्या है जो अस्थिर मूल्य संचलन झेलने वाली वस्तु को शामिल नहीं करता है? तो मैं कहूंगा मूलभूत मुद्रास्फीति, खुदरा मुद्रास्फीति, अति मुद्रास्फीति या हेडलाइन मुद्रास्फीति। तो आपका जवाब मूलभूत मुद्रास्फीति हो जाएगा आपके सवाल का जवाब। हालदा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मैं कहूंगा ये हिमाचल प्रदेश का महोत्सव है हालदा महोत्सव, और ये हिमाचल प्रदेश में सातु मनाया जाता है। पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? तो 0 से 14 तक है ना, 0 से 14 तक सातु पीएच स्केल की रेंज होती है। ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए भाई आंसर आप लोग सातु फटाफट देते रहिए, मेरी नजर लगभग आंसर की तरफ सातु आपके है ना। और कोई दिक्कत परेशानी आपको हो तो आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? तो ऊपरी एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी को, कैलाश श्रेणी को नहीं, जास्कर श्रेणी को नहीं, लद्दाख श्रेणी को ही साथियों ऊपरी एशिया की रीढ़ कहा जाता है। आंसर आपका डी होगा। पैरामीशियम बडिंग के द्वारा प्रजनन करता है? नहीं। बीजाणु निर्माण नहीं, कायिक प्रजनन नहीं साथियों, द्रवी खंडन यानी कि पैरामीशियम जो है ना ये द्रवी खंडन के द्वारा प्रजनन करता है। आंसर आपका डी होगा। भारत में हर साल निम्नलिखित में से किस तारीख को सुशासन दिवस मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस तो साथियों 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर आपके सवाल का जवाब होगा। श्रीलंका भारत से करास स्थल संधि द्वारा अलग होता है? मैं कहूंगा पाक जल संधि के द्वारा अलग है। जो श्रीलंका भारत से अलग होता है साथियों ये पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन क्रॉस कनेक्शन द बिग सर्कस एडवेंचर पुस्तक के लेखक हैं? तो इस पुस्तक के लेखक के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों, आप लोग मुझे यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। चलिए भाई तो क्या आपके सवाल का जवाब होगा? आपका जवाब जो जाएगा वो जुगल हंसराज के साथ जाएगा, क्योंकि क्रॉस कनेक्शन द बिग सर्कस एडवेंचर पुस्तक के लेखक जुगल हंसराज हैं। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए कौन सी राज्य सरकार 2032 ओलंपिक तक भारतीय कुश्ती को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? तो मैं कहूंगा कोई और सरकार नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार 2032 तक ओलंपिक तक भारतीय कुश्ती को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगला देखिए 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे साथियों? मैं कहूंगा कोई और नहीं बल्कि महात्मा गांधी जी ही 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक थे। राइट आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1891 में की गई थी साथियों राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। हर मंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो हर मंदिर साहिब साथियों पंजाब के किस शहर में स्थित है? ये अमृत शहर में स्थित है। हर मंदिर साहिब जो है ना ये पंजाब के अमृतसर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए और आपको पहले से ही पता होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि ल्यूकेमिया की अगर हम बात करते हैं तो ये कैंसर है, त्वचा का कैंसर है? नहीं, ये गर्भाशय का कैंसर भी नहीं है, फेफड़ों का भी नहीं है साथियों, ये ब्लड कैंसर कहलाया जाता है, रक्त कैंसर है ल्यूकेमिया, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। अगला देखिए राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा साथियों विटामिन B2 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विटामिन B2 को ही राइबोफ्लोविन कहा जाता है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगले नंबर का सवाल देखिए प्रियरी, जिसको प्रियरीज भी कहते हैं है ना, ये उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं है ना। मैं कहूंगा बिल्कुल उत्तरी अमेरिका में ही होते हैं, यानी कि उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्ण घास के मैदान है ये प्रियरी कहलाते हैं, प्रियरीज कहलाते हैं। उसके बाद देखिए ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुलरीन किस तत्व के अपरूप हैं? तो ये किस तत्व के अपरूप हैं? ये सातों कार्बन के अपरूप हैं। तो कार्बन के अपरूप हैं, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। वित्त आयोग का गठन ये किसके द्वारा किया जाता है? वित्त आयोग के गठन की अगर हम बात करते हैं तो ये कोई और नहीं बल्कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं यही वित्त आयोग के गठन करते हैं, वित्त आयोग का गठन करते हैं। आंसर आपका बी हो जाता है। अगला देखिए उत्तर प्रदेश से कुछ जिलों को अलग करके उत्तराखंड का गठन किया गया था। बिल्कुल किया गया था, लेकिन कब किया गया था ये बात आपसे पूछी जा रही है, फटाफट आप लोग बताइए। तो सन 2000 में ये काम हुआ था। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को अलग करके उत्तराखंड का गठन सन 2000 में किया गया था। अगला देखिए एक ट्रोजन हॉर्स एक है, यानी कि ये क्या है? तो ये एक साथियों मलेशियस प्रोग्राम है, यानी कि दुर्भावनापूर्ण मलेशियस प्रोग्राम है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी बताइए? तो साथियों इसकी स्थापना मैं कहूंगा 1926 में की गई थी। कब की गई इसकी स्थापना? 1926 में की गई थी। राइट है कि यदि रेलगाड़ी को बस कहते हैं, ठीक है, बस को ट्रैक्टर कहते हैं, ठीक है, कार को ट्रैक्टर को क्या कहा जाता है साथियों?
रेलगाड़ी को बस, बस को ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को कार, कार को मोटरसाइकिल कहते हैं। तो खेत को जोतने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? मैं कहूंगा खेत को जोतने के लिए तो ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ट्रैक्टर को यहाँ पर कहा क्या गया है? ट्रैक्टर को, सॉरी, ये ट्रैक्टर को यहाँ पर कार कहा गया है। तो आपका जवाब जो होगा वो कार होगा। और कार कौन से ऑप्शन में? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, आपको एक नंबर सीरीज दी गई है और इस नंबर सीरीज के बारे में आपको बताना है कि आखिर इसमें क्या लॉजिक है। देखिए साथियों, आपसे कहा गया है कि सबसे पहले 98 है, उसके बाद 81 है, उसके बाद सातों 64 है, उसके बाद यहाँ पर 47 है और उसके बाद सातों यहाँ पर 30 है। तो अगला नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है? ये बात आप लोग यहाँ पर सातों मुझे बता दीजिए। देखिए, अगर 98 से 81 पर जाएं तो मेरे हिसाब से सातों 17 यहाँ पर घटाया गया है। यहाँ पर 81 से 64 पर जाएं तब भी 17 घटाया गया है और यहाँ पर भी 17। 47 से 30 पर जाते हैं तो यहाँ पर भी 17, यानी कि 30 में भी 17 घटाएंगे तो 30 पे 17 घटाएंगे, मैं कहूँगा 13 हो जाएगा। तो 13 आपके कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल, जो कि आपका साथियों बहुत शानदार सवाल है ना। इस सवाल को देखिए और आप लोग मुझे बताइए आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। चलिए भाई, कहने कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं। ठीक है भैया, जैसे जैसे कहा जाए भाई वैसे वैसे, क्योंकि इन सवालों की अगर बात करते जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे अगर करते जाएंगे तो आंसर तक आप लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपना दिमाग चलाया फिर मामला गड़बड़ा जाएगा साथियों। चलिए तो देखते हैं साथियों आखिर इस सवाल को, इस सवाल में आखिर क्या कहा गया है। आपसे कह रहे कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ करके। बी जो है ना, बी ये सी का बेटा है। तो जितना जितना कहा जा रहा है उतना उतना साथों हम लोग करते जाएंगे। बी की अगर बात करते हैं, ये सी का बेटा है। सी का बेटा कौन है साथों? बी है। अब बी बेटा है तो साथों हम प्लस लगा लेंगे, है ना। अगर बेटी होती तो माइनस लगा लेते। ये पहचान होती है साथियों, बी सी का बेटा है लेकिन सी बी की माँ नहीं है। यानी कि जो सी है ना, सी ये बी की माँ नहीं है। तो जब माँ नहीं है तो जाहिर सी बात है पिता होंगे। कह रहे कि ए और सी विवाहित जोड़ा है। यानी कि ए और सी की अगर हम बात करते हैं, ए और सी विवाहित जोड़ा है, यानी कि ये पति है तो जाहिर सी बात है ये पत्नी होंगी। उसके बाद कहने के ए और सी विवाहित जोड़ा हो गया। कह रहे कि ई जो है ना, ई सी का भाई है। यानी कि ई की अगर बात करते हैं तो सी का भाई कौन हो जाएगा? सी का भाई हो जाएगा तो प्लस लगा देंगे, सी का भाई ई हो जाएगा। कह रहे कि डी जो है ना, डी ये ए की बेटी है। यानी कि ए की बेटी कौन हो जाएगी साथियों? डी हो जाएगी। और ये महिला है तो माइनस लगा दिया। कह रहे कि एफ ए का भाई है। अच्छा, ए का भाई कौन हो जाएगा साथियों? एफ हो जाएगा। ए का भाई तो भाई है तो प्लस लगा दिया। परिवार में कितनी महिलाएं सदस्य हैं? तो मैंने आपको बताया था कि जहां जहां माइनस लगा है वो महिला सदस्य हैं। एक तो माइनस यहाँ लगा, ये महिला सदस्य हैं, एक ये महिला सदस्य। तो सिर्फ और सिर्फ 2 महिलाएं इसमें हैं। 6 परिवारों में, 6 फैमिली मेंबर में 2 महिलाएं हैं। तो 2 आपके सवाल का जवाब होगा। था शानदार सवाल, आएगा ऐसा साथियों एक क्वेश्चन। तो आप लोग तैयार हो जाइए साथियों, ये जंग चल रही है आपकी एक तरीके से। आपके असली युद्ध से पहले आपका ये युद्ध चल रहा है साथियों। इसमें आसान सवाल भी है, कठिन सवाल भी है, मॉडरेट सवाल भी है। यानी कि सबसे पहले बी है, सी है, ई है और उसके बाद जी आ जाता है। तो अगला आपको बताने कि अगला यहाँ पर साथियों क्या आ सकता है। चलिए तो ट्राई करते हैं। जैसे कि बी जो है ना वो 2 पर आता है, सी की बात करें 3 पर आता है, ई 5 पर आता है, जी 7 पर आता है। इसमें आखिर चल क्या रहा है? देखिए 2 3 5 7 तो सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 2 3 5 7, 7 के बाद आता है 11 और 11 पर आता है के। यानी कि के आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो और के आपका यहाँ पर ऑप्शन में भी है। यानी कि आपके सवाल का जवाब अगर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है। ये सवाल भी साथियों बहुत शानदार है। जैसे जैसे जो जो आपसे कहा जाए बस वैसे वैसे आपको यहाँ पर क्या करना है साथियों? करते जाना है। चलिए तो सवाल को हम लोग देख लेते हैं क्या आखिर इसमें कहा गया है। आपसे कहने कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अनेक कविताएं लिखी। ठीक है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया? इन्होंने अनेक कविताएं लिखी। प्रत्येक कवि के पास सौंदर्यात्मक ज्ञान होता है। ये बात भी सही है। कथन पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। सौंदर्य शास्त्र मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है। अब निष्कर्ष यहाँ से शुरू होते हैं। यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए। बिल्कुल साथियों, मूल्याश्रित अध्ययन का यहाँ पर जिक्र भी किया गया है और एक तरीके से बात करते हैं साथियों यहाँ पर अध्ययन भी किया गया है और ये तो सही हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं कि उन्होंने तर्क और नैतिकता के आधार का पालन किया। तो तर्क और नैतिकता की यहाँ पर कहीं बात नहीं की गई कथन में, तो इसको हम गलत मानेंगे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल ये आपसे क्या कह रहा है, इसको भी एक बार आप लोग देखकर मुझे बताएंगे। आपसे कहने के सभी फल पत्ते हैं। तो मान लेते हैं साथियों ये फल हो गए और ये सारे फल क्या है साथियों? ये सारे फल जो है ना, ये सारे के सारे फल साथियों पत्ते हैं। कुछ पत्ते पेड़ हैं। तो मान लेते इतने पत्ते क्या हो गए? इतने पत्ते साथियों यहाँ पर पेड़ हो गए। उसके बाद कहने के कोई पेड़ घर नहीं है। तो कोई पेड़, मान लीजिए कट का निशान लगा दिया, कोई पेड़ साथियों घर नहीं है। तो जब कोई पेड़ घर नहीं है तो कोई घर भी पेड़ नहीं हो सकता। अब यहां से आपके सामने जो स्टार्ट हो चुके हैं साथियों वो आपके निष्कर्ष स्टार्ट हो चुके हैं। बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष यहां पर गलत है। कुछ घर फल हैं, कुछ घर फल हैं। देखिए घर ये हैं और फल ये हैं, तो कैसे कुछ घर फल हो सकते हैं? नहीं ऐसा हो सकता है। कुछ पेड़ फल हैं, ये तो गलत हो जाएगा। कुछ पेड़ फल हैं, कुछ पेड़, ये पेड़ हैं और ये फल हैं, कैसे कुछ पेड़ फल हो सकते हैं? ये भी गलत हो जाएगा।
कोई घर फल नहीं है, कोई घर फल नहीं। अच्छा एक चीज यहाँ पर आप लोग देखिए, इन दोनों चीजों को देखिए, दोनों कथनों को, पहले और तीसरे को। यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ घर फल हैं और यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई घर फल नहीं है। अरे भाई दोनों में से कोई एक बात ही तो सही होगी, यानी कि जब अगर ये कंडीशन फंस रही हो कि कुछ घर फल हैं कोई घर फल नहीं है, तो कब आप क्या लगाएंगे, या तो निष्कर्ष एक सही है या तीसरा वाला सही है, ऐसा वाला ऑप्शन ढूंढेंगे और ऐसा वाला ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ना। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का धीरे धीरे हम लोग साथियों वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर देख लेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में साथियों आपसे पूछे जाएंगे। चलिए तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, है ना, यहाँ पर अगर बात करें तो आपसे क्या कहा जा रहा है, 21U 13M, ठीक है, 22V, उसके बाद 18R। तो यहाँ पर एक संख्या आएगी, वो संख्या के बारे में आपको बताने। देखिए साथियों, जैसे कि U की अगर बात करें तो ये 21 पर आता है, M की अगर बात करें 13 पर आता है, V की अगर बात करें C 22 पर आता है, R की अगर बात करें तो 18 पर आता है, तो S जो आता है वो 19 पर आता है। और 19 हमें ऑप्शन में भी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी वाले में दिख रहा है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों, यहाँ पर विकास, अंकिता, है ना, ठाकुर, शिवानी, मनोज, शिवानी यादव और शिवानी कुमारी, दीपू कुमार हैं, प्रतिभा है ना, सभी का आंसर आ रहा है साथियों। उसके अलावा साथियों भविष्य है ना, चलिए रूपाली हैं, सभी आंसर आप लोग यहाँ पर देते जाइए। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे क्या कहा जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि संख्या 2, 5, 6, 7, 3, 4, 9 के अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए तो कितने अंकों की स्थिति समान रहेगी, ये कुछ नहीं है। नंबर कौन कौन से हैं, 2 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 3 हैं, 4 हैं और सातों यहाँ पर 9 है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं सातों। अगर इनको हम आरोही क्रम में लिखें तो आरोही क्रम में कैसे लिखें, जैसे 2 है, सबसे छोटी संख्या 2 है तो 2 आ गया। 2 के बाद सातों देखिए ये 3 है, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। उसके बाद सातों ये आपका 4 हो जाएगा। 5 है, 5 आपका 5 5 5 है, 5 हो गया सातों। उसके बाद 6 हो जाएगा, है ना, फिर उसके बाद 6 के बाद 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और फिर साथियों 9 हो जाएगा। तो ऐसे कितने नंबर है जो अपने स्थान पर साथियों बने रहे, हिले नहीं, बताइए साथियों। चलिए देखिए मेरे हिसाब से एक तो ये 2 नंबर है, पहले नंबर था, पहले नंबर पर ही था, और ये साथियों 9 है जो पहले नंबर पर था, पहले नंबर पर है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे 2 हैं जो अपनी जगह से नहीं हिले। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, इसको बड़ा कर देता हूं साथियों, एक बार देखिए। देखिए कहने का मतलब साथियों यहाँ पर क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये जो आकृति आपको दी गई, अगर ये दर्पण में आप देखते हैं तो कैसे दिखेगी। मैं कह सकता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ साथियों इसको यहाँ पर बनाने की, कैसी ये दिख सकती है। देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं, यहाँ पर एक लाइन होगी, जैसे कि ये बाईं तरफ है, लाइन के बाईं तरफ है ना, तो अब दर्पण में दिखेगा तो ये दाईं तरफ हो जाएगा। और ये गोला भरा हुआ है, ध्यान रखिएगा, भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर खाली है तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पर प्लस बना हुआ, ये नहीं हो सकता, प्लस बना नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भरा हुआ है, तो मैं कहूँगा यही आपका जवाब हो जाएगा। बाकी ये ऐसे करके हो जाएंगे और इस तरफ जो है ना ये भी ऐसे करके साथ हो जाएंगे। तो आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर एक एक सवाल कराऊंगा, सबसे शानदार सबसे बेस्ट तरीके से साथियों यहाँ पर आपको पढ़ाने आया हूं और आपका सिलेक्शन करवाने आया हूं, ठीक है ना। चलिए साथियों देखिए, किसी कूट भाषा में 3 1 9 को लिखा जाता है आइज इज कोल्ड, 4 3 1 को लिखा जाता है विंटर इज कोल्ड और 2 4 9 को लिखा जाता है आइज इन विंटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन का कोड क्या होगा। देखिए साथियों इन कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, इन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यानी कि इनका कोड 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। तो उससे पहले मैं यहाँ पर साथियों आइस का कोड निकालूंगा और फिर विंटर का कोड निकालूंगा, फिर तो साथियों इनका कोड मुझे बहुत आराम से मिल जाएगा। आइस का कोड कहाँ कहाँ पर है, एक तो आइस का कोड साथियों ये है, यानी कि आइस का कोड इसमें से होगा और आइस का कोड इसमें से होगा। तो इसमें क्या सेम है, 9 सेम है, यानी कि 9 जो है ये आइस का कोड हो जाएगा। बात आती है विंटर की, विंटर एक यहाँ पर है, यानी कि विंटर का कोड यहाँ पर होगा और यहाँ पर क्या सेम है ना, यहाँ पर अगर बात करते हैं 2 एक सेकंड, देखिए विंटर का निकालना है ना, तो विंटर का कोड एक तो इसमें से होगा विंटर का कोड और विंटर का कोड इसमें से होगा। तो क्या सेम है भाई साहब, 4 सेम है, तो 4 आपका विंटर का कोड हो जाएगा। तो अगर बात करते हैं साथियों 9 भी नहीं हो सकता क्योंकि 9 आइस का कोड है, 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि 4 विंटर का कोड है, बचा 2, तो 2 आपका जो होगा वो इनका कोड हो जाएगा। और 2 कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन के सुरेश की बहन राम की पत्नी, बस जितना जितना कहा जाए उतना उतना आप लोग करते जाइएगा। आपसे कह रहे हैं कि जो सुरेश है ना, सुरेश की बहन, तो सुरेश की बहन मान लीजिए साथों ये हो गई, होंगी कुछ कोई होंगी, तो सुरेश की बहन जो है ना ये राम की पत्नी है। तो राम की पत्नी है, ठीक है भैया, राम की पत्नी है, यानी कि राम पति हो जाएंगे और ये पत्नी हो जाएंगी। कहने के राम रानी का भाई है, यानी कि जो राम है ना, राम साथियों राम जो है ना ये रानी का भाई है, ठीक है भैया, राम रानी का भाई है। कहने के राम के पिता मधुर हैं, राम के पिता मधुर हैं। देखिए ये दोनों पति पत्नी है, ये दोनों भाई बहन है, यानी कि इन दोनों के पिता कौन हो जाएंगे साथियों, मैं कहूँगा मधुर हो जाएंगे, है ना। कौन हो जाएंगे साथियों, मधुर हो जाएंगे। चलिए
शीतल राम की दादी हैं, शीतल राम की दादी हैं, इनका मतलब क्या होगा? देखिए राम के पिता मधुर हैं और मधुर की फिर माँ होंगी कौन, है ना, मधुर की माँ कौन होंगी साथियों? मैं थोड़ा इधर को लिख रहा हूँ क्योंकि इधर मैंने गलत कर लिया साथियों, थोड़ा नीचे करके बनाना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। राम की दादी शीतल है तो राम की दादी साथियों ये शीतल आपके यहाँ पर हो गई। राम के पिता की माँ होंगी शीतल, तभी तो राम की दादी कहलाएंगी। यानी कि रमा शीतल की बहू है, रमा जो है ना शीतल की बहू है। अब शीतल की बहू क्या होगी? शीतल का बेटा मधुर है, मधुर की पत्नी हो जाएंगी साथियों रमा, तभी तो साथियों वो शीतल की बहू होंगी। रमा जो होंगी शीतल की बहू तभी हो। कह रही कि रोहित रानी के भाई का बेटा है, रोहित जो है ना रानी के भाई का बेटा है। रानी का भाई कौन है? रानी, ये है रानी के भाई का बेटा राम, रानी का भाई राम है और राम का बेटा कौन हो जाएगा साथियों? रोहित हो जाएगा, है ना। रोहित रानी के भाई का बेटा। रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित, यानी कि सुरेश क्या कहेगा रोहित को, ये आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए ये रोहित कौन है? ये राम और इनका बेटा है रोहित, तो मैं कहूंगा सुरेश की बहन का बेटा है ये रोहित। तो बहन के बेटे को क्या कहा जाता है? मैं कहूंगा भांजा कहा जाता है। भांजा कहां पर है साथियों? ऑप्शन नंबर ए वाले में है। ये सवाल, ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आएगा। जिन बच्चों ने इस सवाल को देख लिया ये समझ लीजिए उनकी बल्ले बल्ले हो गई, 1 नंबर तो उनका साथियों यहाँ से इस सवाल से पक्का हो गया। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि जी उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है। जी की अगर बात करें, मान लीजिए जी अभी यहाँ पर है, उत्तर की तरफ 20 किलोमीटर चलता है तो 20 किलोमीटर चला दिया। वो बाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है, फिर से 20 किलोमीटर चलता है, फिर से सातों 20 किलोमीटर चला दिया, अंत में वो बाईं ओर चलता है और 20 किलोमीटर चलता है। 20 चलेगा तो लगभग यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि ये 40 है। करेंगे वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है मेरा भाई? वो 20 किलोमीटर की ही तो दूरी पर होगा, 20 40, तो क्या कुल मिला के 20 कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कथन आपके सामने यहाँ पर और तर्क आपके सामने, कथन के अकॉर्डिंग आपको बताने कि कौन कौन से तर्क आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। आपसे कहा जा रहा है, आपसे कह रहे कि क्या भारत जैसे विकासशील देश, अपना विकासशील देश है भारत, विकसित नहीं है। विकसित वो होते हैं जो डेवलप हो चुके होते हैं, और जो डेवलपिंग यानी कि जो विकसित हो रहे होते हैं उनको विकासशील देश कहा जाता है। तो अपना देश विकासशील देश है, तो भारत जैसे विकासशील देश में क्या करों को, यानी कि जो टैक्सेस हैं, टैक्स को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? कहने कि नहीं भैया समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो टैक्स हैं यानी कि जो कर हैं ये सरकार के लिए, देश के विकास के लिए कदम उठाने के लिए आय का एक अच्छा स्रोत है। ये तो बिल्कुल सही बात है, जो भी टैक्सेस मिलते हैं सरकार को वो विकास करती है साथियों देश का, तो ये तो सही हो जाएगा पहला वाला। कहने कि हाँ इनको समाप्त कर दिया जाना चाहिए, कहने कि हाँ इन करों का उपयोग राष्ट्र की भलाई के लिए नहीं किया जाता है। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, कथन तर्क में सरकार के खिलाफ आपको कोई बात नहीं कहना है। जो सरकार के खिलाफ, अगर मान लीजिए वो कर का इस्तेमाल नहीं भी हो रहा है तो आपको ऐसा नहीं कहना है, आपको कहना यही है कि हाँ भाई करों का इस्तेमाल राष्ट्र की भलाई के लिए हो रहा है। तो ये नहीं हो रहा है यहाँ पर कह रहे हैं, जो कि गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक तर्क मजबूत है और यही आपके सवाल का जवाब होगा। अगला सवाल आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच, चलिए कोई दिक्कत, सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या निकालेंगे, फिर बाकी का काम करेंगे। तो 6 क्रमागत विषम संख्याएं हम कैसे लिख सकते हैं? मान लीजिए पहली विषम संख्या n होगी, तो जाहिर सी बात है दूसरी विषम संख्या क्या होगी? n+2 होगी, और उसके अगली क्या होगी सातों? n+4 होगी, और उसके अगली क्या होगी? n+6 होगी, और फिर क्या होगी? n+8 हो जाएगी, और अगली क्या होगी सातों? n+10 हो जाएगी। इन सब संख्याओं को अगर हम जोड़ देते हैं, है ना, और 6 संख्याएं 6 हो जाएगा, तो इनका जो औसत बताया जा रहा है वो 68 बताया जा रहा है। अब अगर हम 68 की गुणा 6 से कर देते हैं तो इन संख्याओं का योगफल हमें पता चल जाता है। तो 68 की गुणा 6 से करा दिए, 6 48 हो जाएगा, 6 36 और 40 हो जाएगा, इनके जो इनका जो योगफल निकला वो 408 निकला। अब इसको जोड़िए, कितनी बार n है? तो 6 बार n है, यानी कि 6n हो जाएगा। नंबर्स को जोड़िए, 10 8 18 18 6 24 24 28 28 और 30, यानी कि 30 हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है? तो अब अगर ये 30 अब घटेगा 408 में से, यानी कि 6n बराबर 408 माइनस 30 हो जाएगा। अब इसमें से अगर आप इसको घटाते हैं तो कितना निकल कर आता है? 408 में से 30 को घटाइए तो सातों यहाँ पर 8 आ गया, और यहाँ पर सातों 37 आ जाएगा, यानी कि n बराबर कितना आया? 378/6 आया। इसको कट करिए, 6 कम 6 6 छंग 36 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, यानी कि n बराबर आपका 63 निकल कर आया। यहाँ पर एक बात कही जा रही थी कि सबसे बड़ी संख्या, भैया सबसे बड़ी संख्या तो ये है n+10, यानी कि n का मान 63 निकल कर आया है, तो 63 + 10 कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा। ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। और सबसे छोटी संख्या n है, यानी कि 63 हो जाएगा, है ना। सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या, तो इनका अंतर कितना होगा भैया? इनका अंतर तो 10 होगा, यानी कि उसका घन बताइए। तो घन हमने कर दिया, यानी कि 10 × 10 × 10 कर दिया, तो यहाँ पर 1000 निकल कर आया, यानी कि आपके सवाल का जवाब 1000 हो जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी के साथ है तो आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ पर कहा जा रहा है कि a के 50% का 80% b के 25% के 3 गुने के बराबर है। तो a
बी से कितने प्रतिशत अधिक है या कम है, बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं जो जो यहाँ पर कहा जा रहा है। इस का मतलब क्या होता है, गुणा, इसका भी मतलब गुणा, इसका भी मतलब गुणा और इसका भी मतलब गुणा। ए का 50% तो ए का 50% यानी कि ए गुणा 50% तो 100 आ जाएगा। फिर गुणा आ जाएगा का आ गया 80% यानी कि 80/100 आ जाएगा। यानी कि ए का 50% और 80% जो है ना ये बी के 25% के 3 गुने के बराबर है। तो फिर के आ गया तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। अब इसको कैलकुलेट करके पता क्या निकलेगा, ए और बी का अनुपात निकलेगा। कैसे निकलेगा अभी मैं आपको बता रहा हूँ। 50 से कम 50, 50 दूना 100 है ना, 20 चौक और 20 पंचे, 25 से कम 25, 25 चौक 100। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ए गुणा 4/5 दूना 10 और इधर क्या आ गया b गुणा 3/4। तो देखिए ये a लिखा हुआ है ना, तो a बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, b इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पर। और इधर क्या लिखा हुआ है 3/4 तो लिखा है, ये 10 की गुणा 3 से हो जाएगी। और अगर बात करते हैं 4 की गुणा इससे हो जाएगी तो कितना आ जाएगा a अनुपात b 30/30। देखिए इसको कट सकता है, कट कर लीजिए, 2 पंजे और 2 दूना, ठीक है ना। अब कितना आ जाएगा 5 तिया 15 और 4 दूना 8। यानी कि अगर बात करते a अगर 15 है तो b कितना होगा, b 8 होगा। इतनी बात क्लियर, अगर इतनी बात क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अब आपसे कहा जा रहा था कि a b से कितने प्रतिशत अधिक है या कम है। तो a की अगर बात करते हैं साथियों, a b से कितने प्रतिशत, पहले देखिए कितना b से कितना अधिक है, मैं कहूंगा 7 अधिक है तो इस 7 को प्रतिशत में बदलना है। b से कितना अधिक है तो b यहाँ पर आएगा यानी कि 8 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको आपको साथियों कैलकुलेट करके मुझे बताना है। चलिए तो 2 से कट करते हैं, 2 चौक, और या 4 से कट करिए, 4 से कट करेंगे 25 आ जाएगा, 4 दूना, ठीक है ना। इससे कट करेंगे तो 3.5 आ जाएगा, 3.5 की गुणा आपको 25 से कराना है, आंसर आपका आ जाएगा 25 की गुणा 3.5 से साथ हम लोग करा लेते हैं, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 2 12 हो जाएगा। और यहाँ पर 75 आ जाएगा, 5 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, एक नंबर के बाद पॉइंट था, यानी कि 87.5 आपका जवाब होगा। 87.5% अधिक आपके सवाल का जवाब होगा, ठीक है ना साथियों। 2 बर्तन है, क्या है साथियों, बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आते हैं, इससे बाहर आपका पेपर जाएगा नहीं, है ना। चलिए साथियों आपसे कहा जा रहा है 2 बर्तन है, 2 बर्तन में, अब देखिए इसका ये क्वेश्चन तो बहुत लंबा है लेकिन इसका सॉल्यूशन मैं आपको किस तरीके से करवाने वाला हूँ, बहुत आसान तरीके से देखिएगा। 2 बर्तन है, 35 लीटर और 47 लीटर मात्रा में दूध और पानी का घोल है। यानी कि इसमें 2 चीजें हैं, एक है साथियों दूध और एक क्या है, एक है साथियों यहाँ पर पानी। इतनी बात क्लियर हो गई। कहने कि जिनका अनुपात यानी कि दूध और पानी का अनुपात जो है साथियों वो 17:18 है। तो अगर 17 दूध है तो 18 साथियों पानी है, ये बात क्लियर है। यानी कि यदि, अच्छा 17:18 और 28:19 है। अच्छा भैया, यानी कि जो 2 बर्तन है, एक 35 लीटर वाला बर्तन है, 35 लीटर वाले बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है वो ये है, और 47 लीटर वाला जो बर्तन है उसमें दूध और पानी का अनुपात इतना है। तो ये तो पहला वाला बर्तन हो गया। दूसरा वाला बर्तन भी इसके नीचे लिख लेते हैं साथियों, दूध उसमें अगर 28 है तो पानी साथियों 19 होगा। इतनी बात क्लियर। अब इसको साथियों आप प्लस कर लीजिए, है ना, इसको आप क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए। 7 8 15 हो जाएगा और ये आपका 45 आ जाएगा, 8 और 9 17 हो जाएगा और ये आपका 37 आ जाएगा। इतनी बात साथियों क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। उसके बाद कहने के तो अंतिम घोल में कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए, कितना, यानी कि इस 37 में कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए जिससे परिणामी घोल 1:1 हो जाए। यानी कि ये जो अनुपात आएगा वो 1:1 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा अगर यहाँ पर 45 है तो इसको भी 45 कर लो। 45 करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए साथियों, 8 लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। तो 45 वो भी हो जाएगा और फिर 45 साथियों ये भी हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं तो यही तो आपसे पूछा गया था भाई साहब। क्या पूछा गया था कि 2 बर्तन इतने इतने और इतना का अनुपात इतना इतना है, दोनों घोल को एक साथ मिलाया जाए तो अंतिम घोल में कितना लीटर पानी मिलाएं, तो साथियों 8 लीटर पानी मिलाएं तो उनका अनुपात बराबर हो जाए, 1:1 हो जाए। तो 8 लीटर आपके सवाल का जवाब होगा। कह रही कि 5 वर्ष में मूलधन यानी कि समय आपको कितना दे रखा है, आपको यहाँ पर समय दे रखा है साथियों 5 वर्ष का। मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात कितना है, यानी कि मूलधन दे रखा है 10, तो साथियों साधारण ब्याज यानी कि वो 3 दे रखा है। तो आपसे दर पूछी जा रही है, दर क्या हो सकती है। चलिए साथियों कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, साधारण ब्याज बराबर PRT/100। तो साधारण ब्याज कितना है, 3 है। P की बात करते हैं 10 है। R की अगर बात करें, R ही तो हमें निकालना है। T की बात करते हैं 5 वर्ष है और बटे आपका 100 हो जाएगा। यहाँ से दर आप निकाल लीजिएगा, 100 की गुणा इससे हो जाएगी तो ये 300 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और ये R आ जाएगा, ये 10 गुणा 5 यानी कि 50, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 छंग आपका 30, यानी कि दर आपकी जो निकलेगी वो 6% की दर निकलेगी। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।